हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हूं और वो टॉपिक है बैक्टीरिया। ये टॉपिक ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चों मैं दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। मैं आपको पहले स्लाइड्स दिखाती हूँ। देखो, ये जो बैक्टीरिया टॉपिक है इसमें चार टॉपिक जो है सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा रिप्रोडक्शन और चौथा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब है कि ये जो चार पॉइंट्स है, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन जो आते हैं वो इन पर से पूछे जाते हैं। तो आज के जो हेडिंग रहेगा हमारा वो रहेगा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और उसमें मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगी और उसके बाद जो है अगले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखो, सबसे पहले जब बच्चों हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी एक सेल के बने हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक लाइक बीजीए। अब मैं चाहती तो केवल ये भी लिख देती थी प्रोकैरियोटिक, लेकिन यहाँ मैंने बीजीए भी लिखा है। बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब ये मैंने क्यों लिखा बीजीए की तरह ही ये प्रोकैरियोटिक होते हैं? क्योंकि एग्जाम में कई बार ये ऑप्शन में दिया जाता है कि बैक्टीरिया किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, यानी किसके कोई कौन सा और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया जैसा ही होता है, उसमें भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है। तो वहां पर आप टिक किस पे करेंगे? बीजीए पर, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर टिक करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक लाइक बीजीए। अब अगर मैंने प्रोकैरियोटिक कह दिया तो इसका मतलब है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों ही चीजें क्या होंगी? एब्सेंट होगी। अब तो फिर न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस, उस तरह के न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिसमें कि क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों एब्सेंट होंगे। उस तरह के न्यूक्लियस को या तो हम कहेंगे इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या हम कहेंगे न्यूक्लियोइड, या हम उसको एक नाम और देते हैं जीनोफोर, और चौथा नाम हम देते हैं क्रोमेटिन बॉडी। चारों का मतलब एक ही है और चारों नाम आपको याद होने ही होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार न्यूक्लियोइड के चार ऑर्गेनिज्म दे दिए और उसके बाद पूछ लिया इनमें से किस में न्यूक्लियोइड मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोइड कह रहे हैं यानी इंसिपिएंट न्यूक्लियस को कह रहे हैं, यानी कि उस न्यूक्लियस को कह रहे हैं जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस दोनों ही चीजें एब्सेंट है, यानी सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। तो इसीलिए इन चारों नामों का याद रखना मस्ट है। ठीक। उसके बाद बात आती है कि जब ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो इसका मतलब इसमें जितने भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ये सब क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो फिर क्या प्रेजेंट होगा? तो इसमें प्रेजेंट होंगे राइबोसोम, और इसमें आपको याद रखना है राइबोसोम किस तरह के होते हैं? 75S होते हैं। जब हम बात करते हैं यूकैरियोट की तो यूकैरियोट में 80S मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है राइबोसोम की जो यूनिट है वो क्या है? 75S। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। उसके बाद आगे चलते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिस पर कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन क्या होता है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। तो आपको ऑप्शन में म्यूकोपेप्टाइड भी मिल सकता है, आपको ऑप्शन में पेप्टाइडोग्लाइकेन भी मिल सकता है, दोनों भी मिल सकते हैं। अगर दोनों होंगे तो डी ऑप्शन भी एक होगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो यानी म्यूकोपेप्टाइड बोलो या पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलो, एक ही बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड होता है बच्चों, ये होता है पॉलीमर। ठीक है, ये क्या होता है? पॉलीमर। पॉलीमर। तो अब ये पॉलीमर किससे मिलके बनता है? ये पॉलीमर मिलता है बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनते हैं। अब वो मोनोमर कौन कौन से होते हैं उसमें आपको याद रखना होगा किस किस का नाम? एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, एमिनो एसिड और लिपिड, ये सब मिलकर के जो एक पॉलीमर बनाते हैं उस पॉलीमर को हम नाम देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। समझ में आ गई बात? तो एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन, और इन सब की जो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे मिलके बना है? तो एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, एमिनो एसिड और लिपिड। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज एब्सेंट होता है, सेलुलोज नहीं मिलता। लेकिन तीन एग्जाम्पल, तीन एक्सेप्शन है, तीन बैक्टीरिया है जिनकी की सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा। वो बैक्टीरिया कौन से हैं? एक है एसिडोबैक्टर जाइलिनम,
दूसरा है एसिटोबैक्टर एसिटिजिनम और तीसरा है एसिटोबैक्टर वेंट्रिक्युलाई। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, इसको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात आती है कि इसमें हमने ये तो देख लिया कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है जिसको हम क्रोमेटिन बॉडी कह रहे हैं, सेल वॉल भी हमने देख ली कि म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई है। लेकिन बच्चों मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं मिलता। तो अगर क्लोरोफिल नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकेंगे। इट मीन्स ये डिपेंडेंट रहेंगे किसी और ऑर्गेनिज्म पर। अब अगर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म डेड है तो हम उसको कह देंगे सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है। उससे अगर वो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन ले रहा है यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है तो हम उसको कह देंगे सेप्रोफिटिक। और अगर वो मान लीजिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कह देंगे पैरासिटिक। समझ में आ गई बात? मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल मिलता है। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन बच्चों बैक्टीरिया में दो तरह से होता है, एक तो फिशन के थ्रू और एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आते ही तीन वर्ड्स आपको याद रखने हैं, पहला कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। अब ये क्या होते हैं ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी डिटेल में कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। लेकिन यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वो इन तीन मेथड्स के थ्रू होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो आते हैं शेप ऑफ द बैक्टीरिया को लेकर। ध्यान से सुनना कि अगर बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप है यानी कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है, तो हम इस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं बैसिलस। अब अगर वो बैक्टीरिया का शेप ऐसा है स्फेरिकल तो हम उसको कह देते हैं कोकस। और अगर इस तरीके का है कॉमा शेप तो हम उसको क्या कह देते हैं, कॉमा शेप इस तरीके का, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, विब्रियो। विब्रियो बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इसकी दो स्पीशीज भी आपको याद रखनी है, एक विब्रियो कॉलेरा और एक विब्रियो कोलाई। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। अब जो बैसिलस बैक्टीरिया यानी कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया, इस तरीके के जो बैक्टीरिया हैं, अब अगर मान लो मैं इस तरीके के दो बैक्टीरिया बना दूं रॉड शेप, ठीक है, तो हम इसको क्या कह देंगे, डिप्लोबैसिलस। अब अगर मान लीजिए दो से ज्यादा बना दूं, एक ये बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया और ये आगे भी आप बना सकते हैं, तो यानी कहने का मतलब है कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उसकी एक चेन बन जाए, तो उस तरह के रॉड शेप बैक्टीरिया जो चेन वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से बच्चों बात आती है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार आकृति हो, तो अगर मान लीजिए दो गोले में इस तरह के बना दूं, दो बैक्टीरिया बना दूं इस तरह के, तो मैं उसको क्या कह दूंगी, डिप्लोकोकस। अगर चार बना दूं, एक दो तीन और चार बना दूं, तो फिर उसको क्या कहलाएंगे, टेट्राकोकस। अगर मैं चेन बना दूं, ये इस तरह की एक चेन, एक ये दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, चौथा गोला, इस तरह की चेन बना दूं तो कह देंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर मैं गुच्छा बना दूं जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है, तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस। यानी स्टेफाइलोकोकस का मतलब हुआ कि बहुत सारे बैक्टीरिया, गोलाकार बैक्टीरिया होंगे और वो अंगूर के गुच्छे की तरह अरेंज होंगे, तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। बैक्टीरिया अगर कॉमा शेप है तो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या कहलाएगा, विब्रियो कहलाएगा। और विब्रियो में आपको दो नाम याद रखने हैं, विब्रियो कोलाई और विब्रियो कोलेरा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना शेप कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं, उनका साइज भी चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल चेंजेस पर। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या कह देते हैं, प्लियोमॉर्फिक। अब ये पूछ लिया जाएगा जैसे प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो आपको क्या किस पर टिक करना होगा, वो बैक्टीरिया जो अपना शेप कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं, अपना शेप और साइज दोनों चीजें चेंज होंगी, इस तरह के बैक्टीरिया कहलाते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। बच्चों ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जितने आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, चाहे वो आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और अगर उसमें बैक्टीरिया आता है तो ये पॉइंट्स आते ही आते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से याद रखिएगा, बल्कि लिख लीजिएगा इन पॉइंट्स को। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की। देखो बच्चों, जब बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जैसे मान लीजिए ये मैंने बैक्टीरियल सेल बनाई, उसमें सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो लेयर क्या कहलाती है, वो लेयर कहलाती है स्लाइम लेयर। अब स्लाइम लेयर को हम एक नाम और देते हैं और वो नाम होता है विस्कस लेयर। ठीक है, अब स्लाइम लेयर हम जब कहते हैं जब ये पतली हो और बनी हो केवल पॉलीसेकेराइड की, तब तो हम इसे स्लाइम लेयर कह देते हैं। लेकिन अगर उस लेयर में पॉलीसेकेराइड के साथ साथ एमिनो एसिड भी मिला दिए जाए
कोई नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी मिला दिए जाए तो अब उसको स्लाइम लेयर ना कह के हम क्या कह देते हैं, कैप्सूल। काम दोनों का एक ही होगा, काम होगा एंटीबॉडीज और डेसिकेशन से प्रोटेक्शन करना, किसका, बैक्टीरिया का। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्लाइम लेयर, जिसको हम विस्कस लेयर भी कह रहे हैं। स्लाइम लेयर कब कहेंगे, जब बनी हुई है किसकी, केवल पॉलीसेकेराइड की। और कैप्सूल कब कहेंगे, जब उसमें एमिनो एसिड भी ऐड हो गए पॉलीसेकेराइड के साथ साथ, तो उसे हम कैप्सूल कह देंगे। उसके बाद बात आती है सेल वॉल की। सेल वॉल के बारे में आपको याद रखना है, जो अभी पहले मैंने बताया था कि किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और उसके सारे जो मैंने कंपोनेंट्स बताए थे, एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये सब लिपिड्स, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है कि उसको हम कौन से स्टेन से स्टेन करते हैं। यानी कि इसमें एक क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जिनके नाम से एक स्टेनिंग होती है, उस स्टेनिंग को कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। अब ये ग्राम स्टेनिंग यानी वो बैक्टीरिया जो इस ग्राम स्टेन को, वो ग्राम स्टेन कौन सा है, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन सॉल्यूशन। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम स्टेन कौन सा होता है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन सॉल्यूशन, दोनों नाम याद रखोगे। अब अगर वो बैक्टीरिया जो इस ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है, तो वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिनका कलर चेंज नहीं होता वो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, उनमें 80% म्यूकोपेप्टाइड होता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें लगभग 3 से 12% म्यूकोपेप्टाइड होता है। समझ में आ गई बात, तो ग्राम स्टेन अच्छे से याद रखोगे। उसके बाद बात आती है कि हमने देख लिया स्लाइम लेयर, उसके बाद हमने देख लिया सेल वॉल, फिर आ जाती है बात सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आपको केवल 2 बातें याद रखनी है कि एक तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और ये सेमी परमेबल होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड वो ये है कि जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, कुछ इस तरीके से इन्वेजिनेट होती है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं मीजोसोम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीजोसोम का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मीजोसोम किस में मिलते हैं, तो ये तो आप बता ही दोगे कि बैक्टीरिया में मिलते हैं, लेकिन मीजोसोम का काम क्या होता है बच्चों, मीजोसोम का मेन काम होता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम्स मिलते हैं। तो जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, ठीक उसी तरीके से बैक्टीरियल सेल में मीजोसोम काम करता है। उसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस का सिक्रीशन भी मीजोसोम्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए मीजोसोम को एक स्टार देना बनता है, इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो देखो बच्चों, साइटोप्लाज्म में जो भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कि सल्फर और आयरन भी मिलता है। तो वहां पे आपको 2 जो ये एलिमेंट है, सल्फर और आयरन, इसका नाम याद रखना है। सल्फर को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, आयरन को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियोइड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसको जीनोफोर कहेंगे या क्रोमेटिन बॉडी कहेंगे। डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई भी मिल सकता है। अगर डीएनए है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह से मीजोसोम इंपॉर्टेंट था उसी तरीके से ये टर्म प्लाज्मिड भी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड बच्चों हम कहते हैं कि जैसे मान लो एक तो है ये डीएनए, उस डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। यानी ये अगर बैक्टीरिया में प्रेजेंट है या नहीं है, इससे बैक्टीरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्लाज्मिड जो है वो उस मेन डीएनए के अलावा, मेन आरएनए के अलावा होता है। यानी एक तो जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूक्लियोटाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, डीएनए या आरएनए तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड हो चाहे डबल स्टैंडर्ड हो, लेकिन उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अब बात आ जाती है फ्लैजिला की। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहते हैं एट्राइकस। अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोनो आ रहा है तो मोनोट्राइकस। अगर एक से ज्यादा फ्लैजिला एक ही एंड पर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। अगर मान लीजिए दोनों एंड है और दोनों एंड पर दो से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे एम्फी। एम्फी का मतलब होता है उभय, यानी कि दोनों पर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो एम्फीट्राइकस। और अगर मान लीजिए उसकी पूरी सरफेस पर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना, चलने में हेल्प करना। और लास्ट
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पिलाई। अब देखो बच्चों, फ्लैजिला के अलावा ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है ये तो फ्लैजिला है, लेकिन इसके अलावा फ्लैजिला से छोटे साइज के हेयर लाइक अपेंडेजेस भी बैक्टीरिया की सरफेस पे मिलते हैं, उसको हम कहते हैं पिलाई। इनका कोई लेना देना नहीं होता लोकोमोशन से, इनका काम होता है बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से एडहेशन करके रखना, चिपका करके रखना। ये मेन फंक्शन होता है किसका, पिलाई का। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ये पेरिट्राइकस बैक्टीरिया तो नहीं है। बच्चों ये पेरिट्राइकस नहीं है, फ्लैजिला और उसमें अंतर होता है पिलाई में। फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है, पिलाई का साइज छोटा होता है। फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करती है, पिलाई किसी भी सरफेस से चिपकाने में हेल्प करती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है फ्लैजिला और पिलाई में। तो बच्चों आज हमने इस तरीके से बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।